इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी 7-8 महीने बाकी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज से मिशन यूपी की शुरुआत कर दी। मैं तो कहूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन की शुरुआत कर दी। मोदी गए तो बनारस थे, अपने संसदीय क्षेत्र गए थे, प्रोग्राम तो प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास का था, लेकिन मोदी ने कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम गिनाते गिनाते यूपी में अपनी पार्टी को चुनाव के लिए अलर्ट कर दिया, एजेंडा दे दिया। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कई सारी बातें साफ कर दी। पहली तो यह कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर और योगी के काम पर लड़ा जाएगा। दूसरी बात यह कि योगी ने पिछले 4.5 साल में बहुत मेहनत की है और यूपी के विकास के लिए इतने काम किए हैं कि गिनवाना मोदी के लिए मुश्किल हो गया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बात यह कही कि योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ जो अभियान चलाया है, जो सख्त कदम उठाए हैं, उसे नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट है। और चौथी बात यह कि कोरोना के काल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह कोरोना पर काबू पाया गया, नरेंद्र मोदी मानते हैं वो अतुलनीय है, उसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मैं आपको नरेंद्र मोदी के अंदाज में उनकी ये 4 बातें सुना देता हूं। आपके सामने उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी और योगी की रणनीति बिल्कुल साफ हो जाएगी। मोदी ने कहा, योगी आदित्यनाथ ऊर्जा से भरे हैं, जमकर मेहनत करते हैं, एक एक योजना पर नजर रखते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं, इसीलिए अब यूपी में कानून का राज है, आतंकवाद और माफिया राज पर लगाम कसी है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूपी में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नहीं बल्कि विकासवाद वाली सरकार चल रही है। हर हर महादेव। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। आपने देखा कैसे मोदी ने चुनाव का टोन सेट किया। और यह बात सही है कि यूपी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब एनकाउंटर के डर से अपराधी गले में तख्ती लटकाकर, हाथ ऊपर करके खुद सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हो। योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद यह हालात बने। यूपी में ऐसा कभी नहीं हुआ था जब बड़े बड़े माफिया गैंगस्टर्स के घरों पर, उनके होटल्स पर, बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चल गए। यूपी में ऐसा कब हुआ जब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया यूपी आने से डरने लगे। इसलिए मोदी की बात सही है कि यूपी में माफिया राज खत्म हुआ है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार को 4.5 साल होने को है, लेकिन करप्शन का एक भी दाग नहीं लगा, एक सवाल किसी ने नहीं पूछा। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों में खाने पीने की बात बिल्कुल नहीं हुई, और यह बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। योगी मेहनत के मामले में मोदी को टक्कर देते हैं, एक एक प्रोजेक्ट का हिसाब रखते हैं, डेडलाइन पर नजर रखते हैं, खुद प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, घूमते रहते हैं, और इसका असर दिख रहा है। जितनी योजनाएं शुरू गई थी वो योजनाएं ज्यादातर ऐसी हैं जो वक्त पर पूरी हो गई। इसलिए आज मोदी ने कहा योगी एक एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर हैं,
यूपी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो योगी की वजह से ही संभव हो पाया। पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। मुझे ध्यान है 5 हफ्ते पहले की बात है, 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था। तो योगी ने, नरेंद्र मोदी ने योगी को बर्थडे विश नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया। तो सोशल मीडिया पर यह बात आग की तरह फैली। लोग कहने लगे मोदी योगी से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने बर्थडे विश नहीं किया। योगी के कोरोना मैनेजमेंट से मोदी संतुष्ट नहीं है। यह वो वक्त था जब गंगा में लाशें तैरती दिखाई दे रही थी, विपक्ष हमलावर था। इसलिए जब मोदी ने योगी को बर्थडे पर शुभकामनाएं नहीं दी तो तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। उस वक्त मैंने आज की बात में आपसे कहा था कि जो लोग मोदी और योगी के बीच तकरार की बात कर रहे हैं वो मायूस होंगे, गलत साबित होंगे। और आज मोदी ने सार्वजनिक मंच से पूरे देश के सामने योगी की जो तारीफ की, उसे देखकर उनके विरोधी जरूर मायूस होंगे। आज मोदी ने कहा कि योगी ने जिस परफेक्शन के साथ कोरोना को काबू में किया वो दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण है। मोदी ने यहां तक कहा कि यूपी में जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया गया, 24 करोड़ की जनता वाले यूपी ने जिस तरह से कोरोना को काबू किया, वो अद्वितीय, अनप्रेसिडेंटेड और उल्लेखनीय है। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में
छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैंने आज तक नरेंद्र मोदी को किसी नेता की, किसी मुख्यमंत्री की, किसी मंत्री की इस अंदाज में इतनी खुलकर तारीफ करते नहीं देखा। आज मोदी ने बनारस में जिस अंदाज में योगी के कामों को गिनाया, उससे एक बात साफ हो गई कि मोदी और योगी के बीच में न कोई दुराव है, न कोई टकराव है, न कोई नाराजगी है। कई दिन से सोशल मीडिया में इस तरह की बातें कही जा रही थी कि मोदी योगी से नाराज हैं। कांग्रेस के कई नेताओं को मैंने कहते सुना कि मोदी योगी को हटाना चाहते हैं, उनको जन्मदिन पर बधाई नहीं दी थी। लेकिन आज जिसने नरेंद्र मोदी की बातें सुनी, उसको इन सारी बातों का करारा जवाब मिल गया होगा। मैं कई वर्षों से नरेंद्र मोदी को जानता हूं। उनका व्यक्तित्व यह नहीं है कि उनके दिल में कुछ और हो और जबान पर कुछ और। अगर किसी आलोचना करना चाहते हैं तो पीछे नहीं हटते। जब वो किसी के काम की प्रशंसा करते हैं तो देखभाल कर, ठोक बजाकर करते हैं। और आज उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को यही संदेश दिया कि योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया है, उन्हें नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट है और योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त काम हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा पैसा तो पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से यूपी आता था, लेकिन वो ठीक से खर्च नहीं होता था। योगी ने बहुत मेहनत की और केंद्र सरकार से मिले पैसे का प्रॉपर इस्तेमाल किया। एक और बात नोट करने वाली है, नरेंद्र मोदी ने चुनाव कैंपेन तो लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ विकास की बात की। उन्होंने न जाति की बात की, न धर्म की बात की, न नफरत की बात की, न टकराव की बात की। और मुझे लगता है किसी भी चुनाव के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जनता से अपने काम पर, अपने विकास के नाम पर वोट मांगे जाएं। मोदी ने तो जाति धर्म की बात नहीं की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वो यूपी पहुंच गए हैं। आज यूपी में थे, इसलिए सियासत में मजहब का रंग तो आ ही गया। मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश में थे और ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इधर बनारस में मोदी का भाषण हुआ, उधर मुरादाबाद में ओवैसी ने कह दिया कि मोदी सफेद झूठ बोल रहे हैं, यूपी की उल्टी तस्वीर पेश कर रहे हैं। असल में ओवैसी आज संभल और मुरादाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने पहुंचे थे। वो पहले संभल गए, वहां पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया और इसके बाद ओवैसी का काफिला मुरादाबाद पहुंचा और वहां एक रोड शो किया। दोनों जगह ओवैसी ने मोदी और योगी पर अटैक किया। ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी। उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे। और इसके बाद ओवैसी अपने मुद्दे पर आए, जनसंख्या नीति की बात की। इल्जाम लगाया कि योगी की जनसंख्या नीति सिर्फ बांटने की राजनीति का हिस्सा है। ओवैसी ने कहा यूपी में जिस पॉपुलेशन पॉलिसी को लागू करने की बात चल रही है वो संविधान के खिलाफ है।
केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की नीति का विरोध कर चुकी है। इसके बाद योगी इस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ चुनाव है। 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी को देखेंगे तो बगैर कोर्शन के, बगैर ये सो कॉल्ड इंसेंटिव्स के 3.2 से वो घट करके 2018 में 2.2 पे आ गया। कैसे आया? ठोक दो की पॉलिसी से आया, या फिर अब इंसेंटिव्स, या फिर डराने से आया। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट लिख कर दिया, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता डाले थे कि 2 चाइल्ड का नॉर्म बना दिया जाए। जब ये मोदी सरकार नहीं मानने को तैयार है तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि 56 इंच के सीने के खिलाफ योगी जा रहा है, वो भी बीजेपी की दोनों सरकार है, उसके खिलाफ जा रहा है। तीसरी बात यह है कि आर्टिकल 21 के कंप्लीट खिलाफ है ये प्रपोजल। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 21 डिफाइन करता है पर्सनल ऑटोनॉमी रिलेटिंग टू बॉडी। चौथी बात यह है कि ये प्रपोजल पुट्टुस्वामी का जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है उसके खिलाफ है। अब ओवैसी हमला तो करते हैं बीजेपी पर, लेकिन परेशान हो जाती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को लगता है कि ओवैसी उनका वोट काटने के लिए यूपी में आ गए हैं, इसलिए आमतौर पर देर से कैंपेन शुरू करने वाली समाजवादी पार्टी अभी से एक्टिव हो गई है, इलेक्शन की तैयारी में लग गई है। अखिलेश यादव की कॉल पर आज यूपी की सभी तहसीलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, विरोध प्रदर्शन किए। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों के बकाया का भुगतान और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन हर जगह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बात की, बयान दिए ओवैसी की यूपी में मौजूदगी पर। मुरादाबाद से ही समाजवादी पार्टी के एमपी एसके हसन ने कहा ओवैसी बीजेपी की मदद करने आए हैं, वो मुसलमानों को वोट काटना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि ओवैसी मुसलमानों से अपील करें कि जो बीजेपी को शिकस्त देने की स्थिति में हो उसे ही वोट करें। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो कह के बताएं, सिर्फ वोट काटने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। हम अपने मुसलमानों से अपील करते हैं कि ये एहसास उनके अंदर होना चाहिए कि बंगाल के जैसे मुसलमानों ने करा वो उसी तरह से यूपी के मुसलमान भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब बंटने वाले नहीं हैं मुसलमान के, तो अपने एग्जिस्टेंस का सवाल आ गया है, कैसे बट जाएगा वो? उनकी अगर इतनी हिम्मत है तो कह दें कि बीजेपी को हराऊं। ओवैसी जहां भी जाते हैं उनके राइवल सोचने लगते हैं कि वो बीजेपी की मदद करने आए हैं। इसलिए जैसे ओवैसी यूपी पहुंचे, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बताना शुरू कर दिया। यूपी में मुसलमानों का वोट करीब 19% है। 148 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का एक पुष्प वोट जीत हार का फैसला कर सकता है। पश्चिमी यूपी की 71 सीटों पर मुस्लिम आबादी का प्रभाव है, लेकिन इसके बाद भी पिछले चुनाव में इस इलाके में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। 71 में से 52 सीटें जीती थी। तो समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं कि पिछली बार इन इलाकों में वो इसलिए हारे क्योंकि मुसलमानों का वोट बढ़ गया। अब उन्हें लगता है अगर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे तो फिर मुसलमानों का वोट बटेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही ओवैसी को डिस्क्रेडिट करना चाहती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। जैसे उन्होंने बिहार में पहली बार चुनाव लड़कर अपनी छाप छोड़ी, उसी तरह वो उत्तर प्रदेश में भी पैर जमाना चाहते हैं। वैसे अब ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उस वक्त ममता ने भी ओवैसी को बीजेपी एजेंट बताया था, लेकिन आज ममता ने वही बात कही जो ओवैसी कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी ने बनारस में यूपी सरकार की झूठी तारीफ की। ममता बनर्जी इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। पहले कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंप दी,
और पता यह लगा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में माना कि बंगाल में चुनाव के बाद हत्या और रेप जैसी घटनाएं हुई। आयोग ने इन मामलों की जांच सीबीआई से कराने की बात कही है। 50 पन्नों की रिपोर्ट में मानवाधिकार आयोग की टीम ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। बंगाल में कानून का राज नहीं है। ह्यूमन राइट्स की टीमों ने 311 जगहों का दौरा किया था। आयोग ने 1979 शिकायतें दर्ज की, जिनमें रेप, मर्डर, आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट के मामले शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं। चूंकि सारी बात ममता के खिलाफ है, इसलिए वो नाराज हो गई और सारा गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी पर उतार दिया। Prime Minister knows very well what is going on in UP. There is no rule of law. How many commission he sent there? He has sent there. How many human rights commission? How many tribal development commission? How many minority commission? How many ED? How many CBI? How many other than human rights commission and all? How many commission went there? So many cases happened there. Unnao to Hathras to there are so many. They give a bad name for Bengal, though it is not at all true. The pre-poll matter, they say post-poll violence. Pre-poll violence, it was under election commission. It was not with us. And what they are using, maximum, this is pre-poll. They are speaking just like a great liar. Sorry, liar is an unparliamentary word. They are misleading the people and distorting the facts. ममता बनर्जी की एक और परेशानी भी है। उनकी पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीती, उनकी सरकार बन गई, वो मुख्यमंत्री भी बन गई, लेकिन खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई। चूंकि ममता भी विधानसभा की मेंबर नहीं है, उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना होगा। बंगाल में असेंबली की 7 सीटें खाली हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने नवंबर तक इन सीटों पर चुनाव नहीं करवाए तो ममता के लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि वो इस्तीफा देकर दोबारा शपथ ले सकती हैं, लेकिन इसमें बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। इसीलिए ममता की पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाकर जल्दी इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग जल्दी फैसला नहीं करता तो ममता कोर्ट के दरवाजे पर जाएंगी। उन्होंने अपने लिए भवानीपुर की सीट खाली करवा ली है, जहां से वो आसानी से जीत सकती हैं। इलेक्शन पंजाब में भी होने वाले हैं। गतिविधियां यहां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की पूरी ताकत फिलहाल चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा सुलझाने में लगी है। कांग्रेस के नेता सुबह दावा करते हैं कि शाम तक मसला सुलझ जाएगा और शाम होते होते मसला और ज्यादा उलझ जाता है। आज भी यही हुआ। सुबह खबर आई थी कि कैप्टन और सिद्धू में सुलह का फार्मूला फाइनल हो गया है। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने बताया कि कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पंजाब में असेंबली का इलेक्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में लड़ेगी, लेकिन पंजाब कांग्रेस में संगठन की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को सौंप दी जाएगी। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उनके साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। संतोष चौधरी और विजेंद्र सिंगला को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये सारा फॉर्मूला था। कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष होंगे और प्रताप सिंह बाजवा मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन होंगे। अब देखने में फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लग रहा था। सिद्धू की बात भी रह गई और कैप्टन का सम्मान भी बच गया। कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पंजाब की जातिगत राजनीति भी साध ली गई। लग रहा था मसला सुलझ गया, लेकिन शाम को अचानक इसमें एक ट्विस्ट आया। खबर आई कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दिए जाने से कैप्टन नाराज हो गए हैं। विजय लक्ष्मी ने बताया कि कैप्टन ने सोनिया गांधी को फोन करके कह दिया कि वो सिद्धू की लीडरशिप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके बाद यह खबर आई कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा से कांग्रेस के कई और पुराने नेता भी नाराज हैं। और अगर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई तो पार्टी टूट जाएगी। क्या वो होंगे? तो मैंने कहा कोई भी फैसला, इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा। अभी कोई कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं जिनको जो है जोड़ना है। तो क्या वो भी हो सकते हैं? सर अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं क्या? सर वो भी एक कह रहे हैं या वही होंगे? सर क्योंकि ऐसी खबर आई कि कैप्टन साहब नाराज हो रहे हैं, ऐसी बात सुन। शाम को 5 बजे तक नवजोत सिंह सिद्धू खुश थे, अध्यक्ष बन जाएंगे।
कैप्टन को ठीक कर देंगे। लेकिन कैप्टन की गुगली के बाद सिद्धू भी फ्रंट फुट पर आए। जैसे ये खबर आई कि कैप्टन ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का विरोध किया है, तो सिद्धू तुरंत चंडीगढ़ में अपने सपोर्टर्स के साथ मीटिंग करने लगे। इस मीटिंग में पंजाब सरकार के 5 मंत्रियों के अलावा कांग्रेस के 10 विधायक शामिल हुए। पता लगा ये सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर मीटिंग हुई। सुखजिंदर सिंह रंधावा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन कैप्टन के घोर विरोधी माने जाते हैं। रंधावा के घर पर हो रही मीटिंग में तय होगा कि अगर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान नहीं सौंपी गई तो आगे क्या करना है। हालांकि सिद्धू के सपोर्टर्स को लगता है कि पार्टी उन्हें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बना देगी। परगट सिंह ने कहा, सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे तो पार्टी की बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। इशू तो हमें सॉल्व करने ही पड़ेंगे फॉर एनी रीजंस, क्योंकि वो जो इश्यूज हैं मतलब उसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा। वैसे तो सफिशिएंट टाइम है उसको सॉल्व करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा एक गुड जेस्चर हुआ है, हाईकमांड ने किया है। तो आपकी तरफ आपके जो इश्यूज थे, जैसे आपने भी इशू रेज किए थे कुछ, उनके इशू में अब तक कहाँ बात पहुंची और अभी आपको उम्मीद है कि वो रिजॉल्व हो रहे हैं? नहीं, देखो ज़्यादा उसके ऊपर एक्ट तो नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि अभी न्यू प्रेसिडेंट के आने से मेरा ख्याल है कि होपफुली इसको ज़्यादा सीरियसली टेकअप किया जाएगा। जैसी चर्चा हुई कि सिद्धू को पंजाब में पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनके साथ 2 दलित नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो पिछड़े वर्ग के नेताओं ने हिस्सेदारी मांगनी शुरू कर दी। पंजाब कांग्रेस के नेता और राज्य औद्योगिक विकास कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार बावा अपने सपोर्टर्स के साथ दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और कहा कि पार्टी में पिछड़े वर्ग के नेताओं की अनदेखी हो रही है, ओबीसी की संख्या दलितों से ज्यादा है, पार्टी को इसका ख्याल रखना चाहिए। 35% वहां ओबीसी के लोग हैं और 68 कास्ट हैं उनकी, और हम चाहते हैं कि उनको भी मान सम्मान प्रदेश कांग्रेस में सरकार में प्रॉपर मिलना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है, इसलिए हम वो लिखकर भी दे रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। अब चूंकि पंजाब कांग्रेस में आपस में झगड़े हो रहे हैं, इसलिए विरोधी दलों को बोलने का मौका मिल रहा है। अकाली दल कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई को ड्रामा बता रही है। हरसिमरत कौर ने कहा, असल में कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में काम तो नहीं किए, अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के ड्रामे किए जा रहे हैं। People of Punjab have written off this government, and that 18-point charter which has been put out by Congress High Command to Captain Amrinder Singh to ensure he delivers on that clearly shows that the Congress itself feels that Captain has not delivered. Mr. Sidhu is only interested in his chair. He has managed to somehow make the Gandhi family bend down to his ways or whatever. This is their internal political drama which is going on, probably to divert the attention from the people's attention from the non-deliverance of all their promises. Congress plays this drama very often. In our time, they had played another drama. Now it's their time. This internal fight may just be another drama. I think what is happening in Congress is finished. It's not in the running. What Sidhu does, he was part of the government. He did nothing then. बीजेपी के नेता भी कांग्रेस से झगड़ों को दिखावा बता रहे हैं। तरुण चुग ने कहा कि किसान 5 साल से कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं, बिजली के बिल माफ होने का वादा पूरा नहीं हुआ, नौजवानों को रोजगार का इंतजार है, इसलिए अब चाहे कैप्टन की लीडरशिप में चुनाव हो या सिद्धू को कमान सौंपी जाए, जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। 5 साल की सरकार लगभग पूर्ण होने को है। 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा कब माफ होगा? कब आटा दाल के साथ चाय पत्ती और चीनी आएगी? कब विधवा और बुढ़ापा पेंशन बढ़ेगी? कब नौजवानों की जेब में मोबाइल आएगा? अब तो जनता नमस्कार करने को तैयार है, सत श्री अकाल करने को तैयार है कि कैप्टन साहब बस, बहुत हो गया, बस। दोनों 7 स्टार कल्चर के आदी हैं, दोनों जमीन से कटे हुए हैं, इसलिए जो कांग्रेस में जाना था वो तो तय ही है, लेकिन उनके जाने को इन दोनों की जोड़ी बनने से और गति मिलेगी। पंजाब में बीजेपी और अकाली नेता कुछ भी कहें, सच यह है कि इस समय कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। अगर आपस में झगड़ा न हो तो अमरिंदर सिंह का अपर हैंड है, वो चुनाव जीत सकते हैं।
अकाली दल और बीजेपी का अलायंस टूट चुका है। अकालियों में भी आपस में अंदरूनी लड़ाई है। उनके सबसे बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल काफी उम्रदराज हो चुके हैं। पंजाब में किसान बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए अकाली अब फिर से बीजेपी से हाथ मिलाने की जरूरत तो नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में कोई बड़ा सिख चेहरा नहीं है। वो काफी टाइम से सिद्धू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू ने भी इस बात का पूरा फायदा उठाया है। उन्होंने प्रियंका गांधी और हरीश रावत को यह कहकर डराया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ चले जाएंगे और कांग्रेस का भारी नुकसान करेंगे। लेकिन अमरिंदर सिंह इस बात से सहमत नहीं है। उन्हें लगता है मैदान साफ है, उनकी इमेज ठीक ठाक है। अगर कांग्रेस कैप्टन साहब को फ्री हैंड दे तो वो चुनाव जितवा सकते हैं, इसका उन्हें पूरा यकीन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कन्विंस्ड हैं कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें किसी सिद्धू विद्दू की जरूरत नहीं है। अब सारा मामला इस बात पर भी टिका है कि चुनाव में टिकट बांटने का अधिकार किसके पास होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह यह हक नहीं छोड़ना चाहते। इस मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते। सोनिया गांधी अमरिंदर सिंह की रेलेवेंस को समझती हैं और वो उन्हें किसी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि पंजाब में कांग्रेस टूट जाए। इसीलिए पंजाब का मामला इतने दिनों से उलझा हुआ है। आज सुबह सुलझने लगा था, लेकिन शाम को फिर उलझ गया। अब जैसे अमरिंदर सिंह को लगता है कि पंजाब में किसान नेताओं की मोदी से नाराजगी उन्हें चुनाव में फायदा दिलाएगी, वैसे ही किसान नेताओं को लगता है कि वो भी किसानों के दम पर चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इनमें पंजाब के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी सबसे आगे हैं। चढ़ूनी को लगता है कि किसानों की नाराजगी बीजेपी से है, तो इसका फायदा वो किसी और पार्टी को क्यों उठाने दें। इसलिए वो पंजाब में अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहां भी तकरार हो गई। असल में संयुक्त किसान मोर्चा यूपी और उत्तराखंड के इलेक्शन में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके लिए रणनीति बना रहे हैं और नाम दिया है मिशन यूपी उत्तराखंड। किसान मोर्चे का कहना है कि विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी जीते इससे मतलब नहीं है, बस बीजेपी को नहीं जीतने देना। गुरनाम सिंह चढ़ूनी इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि मिशन यूपी उत्तराखंड से पहले मिशन पंजाब चलाना चाहिए। हमें खुद चुनाव जीतना चाहिए। इस बात से संयुक्त किसान मोर्चे के नेता नाराज हो गए हैं और उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 7 ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ नहीं जा सकणगे। इदां दी उन्होंने पाबंदी लाई है। और इसके बाद पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष रुलदू सिंह ने कहा कि पंजाब के 32 किसान संगठनों की मीटिंग हुई। कोई गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ नहीं है। सबने मिलकर तय किया कि पंजाब में बीजेपी का विरोध करेंगे। कल साडी 32 जथेबंदियों की मीटिंग हुई थी पंजाब की, क्यों मिशन पंजाब भी नहीं सारे सामने, पर एक फैसला कराया 32 जथेबंदियों ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा विरोध किया जाऊगा। जिथे भी जाएंगे काले झंडे दिखाए जाएंगे, नारे लाए जाएंगे, पर यह साडा कोई प्रोग्राम नहीं किसी ने हथों पाई करिए। इस मोर्चे का कोई प्रोग्राम नहीं। काली कांग्रेसी आम पार्टी वाले कामरेड उन्हों का कोई विरोध नहीं किया जाऊगा। 32 जथेबंदियों के लीडर साडे जे साडा मंगा नहीं मनी दियां ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 32 ਦੇ 32 ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਗਰ ਲੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਾਸ ਹੋਈ है। अब किसानों के मोर्चे में फूट पड़ गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ एक्शन हो गया। उन्हें संयुक्त किसान मोर्चे से सस्पेंड कर दिया गया। इस पर चढ़ूनी ने कहा कि एक्शन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोर्चे के नेताओं का फैसला है, लेकिन चढ़ूनी अपनी बात पर अभी भी कायम है। उनका कहना है कि किसानों के आंदोलन को सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ बनाने से किसानों का ही नुकसान है। चढ़ूनी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने कौन सा किसानों का भला किया। चढ़ूनी के जिस बयान पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उन्हें सस्पेंड किया गया, वो भी आपको सुनाता हूं। बीजेपी को हरा देंगे, बीजेपी की जड़ें उखाड़ देंगे।
लेकिन क्या फिर हमारी बात मानी जाएगी? पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को हरा दिया तो क्या हमारी बात मानी गई? चलो हम सोचते हैं कि बीजेपी को बिल्कुल देश से बाहर निकाल देंगे, फिर मानी जाएगी। फिर भी क्या गारंटी है कि मानी जाएगी? क्या हम ये सोच सकते हैं कि जिस दिन का बीजेपी आई है उसी दिन से किसान गरीब है, या उसी दिन से गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है? अगर हम पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देखें तो 3.5 से 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं कर्जे की वजह से। ये तो बिल्कुल कैपेसिटी रखते हैं, आप बीजेपी की जड़ें उखाड़ दोगे, बिल्कुल उखाड़ दोगे, सच है, कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगला आके आपकी बात मानने का ये कौन सी गारंटी है? तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमें मिशन उत्तर प्रदेश नहीं, हमें मिशन पंजाब चलाना चाहिए। अब सवाल ये, अगर किसान पंजाब में कांग्रेस का विरोध करें, बीजेपी का भी विरोध करें, तो सपोर्ट किसको करें? इसका जवाब भी गुरदाम सिंह चडूनी ने दे दिया। उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान और गरीब सब सरकार से नाराज हैं। इसका फायदा किसान नेता उठा सकते हैं। किसान मोर्चे के नेता खुद चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। आज आंदोलन में कौन है? आज आंदोलन में पंजाब और हरियाणा सबसे आगे खड़ा है। और हमारी सोच क्या है? हमारी सोच है नेगेटिव, कि इसको रगड़ना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हमने किसको बनाना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हम नया निर्माण के लिए क्या करें। हम बदलाव चाहते हैं ना, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं ना, फिर किससे करवाएं? क्या बीजेपी ने तो व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, कांग्रेस ने व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, तो अब किससे उम्मीद लगाएं कि कौन करेगा व्यवस्था परिवर्तन? अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो फिर हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बड़े प्लान से काम करना पड़ेगा। चडूनी के फॉर्मूले से किसान मोर्चे के कई नेताओं की उम्मीदें जाग गईं, लेकिन बहुत से नेताओं की उम्मीदें टूटने लगी, क्योंकि अगर चडूनी को पंजाब के असेंबली इलेक्शन में फ्यूचर दिखता है तो मोर्चे के बहुत सारे ऐसे नेता ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट यूपी की सियासत में है। जो नेता यूपी की राजनीति में जगह देख रहे हैं उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। बाद में किसान मोर्चे ने फैसला किया कि फिलहाल फोकस मिशन यूपी और उत्तराखंड पर ही होगा, मिशन पंजाब की कोई जरूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, मिशन यूपी और उत्तराखंड। एक प्रोग्राम आज दिया गया जो 5 सितंबर का मुजफ्फरनगर का कार्यक्रम है, वो एक राष्ट्रीय स्तरीय जो है किसान पंचायत होगी, जिसमें देश के तमाम प्रदेशों के किसान उसमें हिस्सा लेंगे। और उसके बाद पूरी यूपी, हर यूपी के मंडल स्तरीय यूपी में बैठक होगी। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के जो दोनों मंडल है हमारी, उनमें बैठक होगी। नवंबर के बाद में जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय होगा, इसको आगे लेके बढ़ेंगे। असम में किसान संगठनों नेताओं को शुरू में पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिला, उससे वो काफी उत्साहित हैं। वो अपने आंदोलन को अन्ना आंदोलन से कंपेयर करने लगे हैं और उन्हें लगता है जिस तरह अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकलकर सियासत में उतरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, तो अब किसान नेता भी उनकी तरह लीडर बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आंदोलन के रास्ते यूपी की सियासत में भाग्य आजमाना चाहते हैं। चडूनी पंजाब में चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए अब आंदोलन में दरार पड़ रही है, झगड़े हो रहे हैं। अगले 1 साल में 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, इसलिए राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जाएंगी। इसी तरह लोगों की ललक और लालसा सामने आएगी। लेकिन यह वक्त आम जनता के लिए बहुत सावधान रहने का है, क्योंकि अब एक नया खतरा आया है, नया वायरस आया है जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। इस खतरे के बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना को लेकर आज मेरे पास कई खबरें हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। कुछ खबरें तो चिंता बढ़ाने वाली हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि 3 हफ्ते के बाद आज एक बार फिर देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। कल 31,000 केस दर्ज हुए थे, आज कोरोना के करीब 42,000 नए केस रजिस्टर हुए, तो ये काफी
चिंता की बात है। कोरोना को लेकर दूसरी बुरी खबर यह कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने गई हमारी क्रिकेट टीम के 2 मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें विकेटकीपर ऋषभ पंत शामिल हैं। वो पिछले 8 दिन से क्वारंटीन में हैं। हालांकि एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन पॉजिटिव हैं। इसके अलावा नेट बॉलर दयानंद गरानी को कोरोना हो गया है। रिजर्व विकेटकीपर रिद्धिमान साहा समेत 2 मेंबर आइसोलेशन में हैं। और तीसरी खबर यह कि इस वक्त केरल में कोरोना के अलावा जीका वायरस का कहर बढ़ गया है। अब तक जीका वायरस के 28 केस डिटेक्ट हुए हैं। अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से आई है। उत्तर प्रदेश के 5 जिले कोरोना फ्री डिक्लेयर हो गए हैं। अलीगढ़, कासगंज, श्रावस्ती, हाथरस और महोबा को यूपी सरकार ने कोरोना फ्री घोषित कर दिया है। यूपी के 46 जिले ऐसे हैं जहां आज एक भी नया केस सामने नहीं आया, जबकि 28 जिलों में 10 से नीचे कोरोना केस डिटेक्ट हुए। लखनऊ एक अकेला ऐसा जिला बचा है जहां 10 नए मामले सामने आए, जहां पर डबल डिजिट में फिगर आई है। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 77 नए केसेस सामने आए हैं और 1 शख्स की मौत हुई है। यूपी सरकार का कहना है कि कोविड कंट्रोल में है, इसलिए वो कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रही है। कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन उत्तराखंड सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रा से कोरोना संक्रमण फैलने का डर है, बड़ा खतरा है, इसलिए कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाए। आज एक बार फिर उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा, रोक के बाद भी अगर कांवड़ी हरिद्वार आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, केस दर्ज किए जाएंगे। साधु संतों ने भी अपील की है, उनसे भी करवाई जा रही है कि अपनी खुद की सुरक्षा हेतु और अन्य लोगों की सुरक्षा हेतु, क्योंकि कांवड़ में लाखों लोग आते हैं, तो सभी लोगों से हमारी अपील है कि कृपया करके इस वर्ष हरिद्वार न आए और अपने अपने स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक करें। इसके बावजूद भी अगर लोग आते हैं तो हम बहुत कठोर कदम उठाएंगे और एनफोर्समेंट की तगड़ी कार्रवाई करेंगे। बॉर्डर पे कितनी फोर्स तैनात होगी, कितने सेक्टर जोन आदि बनाए जाएंगे, वो सबकी पूरी तैयारी हो गई है। तो लोगों को फिर कांवड़ियों को नहीं आने दिया जाएगा। यूपी में कांवड़ यात्रा निकाली जाए या नहीं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, वहां फैसला होगा। लेकिन ये बात सही है, इस वक्त भी कोरोना मौजूद है और अगर हम ढील देंगे तो ये वायरस फिर से हावी हो जाएगा। चिंता की बात यह कि तमाम तरह की कोशिश के बाद भी केरल में कोरोना के केस कम नहीं हो रहे। और बुरी खबर यह है कि अब केरल में कोरोना के साथ साथ जीका वायरस का अटैक हुआ है। इस वक्त केरल में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। पिछले 2 दिन से 15,000 से ज्यादा नए केस डिटेक्ट हो रहे हैं। केरल में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10% है। पिछले 2 हफ्तों से हर रोज करीब 10,000 नए केस रिकॉर्ड हो रहे हैं। जरा सोचिए, आज देश भर में 42,000 केस सामने आए, उनमें से 15,000 से ज्यादा मामले सिर्फ केरल से आए और ये चिंता की बात है। ऐसे वक्त में जब स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज कोरोना से मुकाबला करने में जुटी हैं, नई मुसीबत आई है, जीका वायरस। केरल में आज जीका वायरस के 4 नए केस सामने आए। कुल मिलाकर अब तक 28 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। अकेले राजधानी तिरुवनंतपुरम में 23 केसेस सामने आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जीका वायरस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। यह वायरस एडिस मच्छर के जरिए ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर केसेस में सिम्टम डेवलप नहीं होते, लेकिन अगर किसी को 2 से 7 दिनों तक फीवर, रैशेस, मसल्स या फिर जॉइंट्स में पेन हो, सरदर्द हो या आंखें लाल होने लगे तो फिर उसे जीका वायरस इंफेक्शन का टेस्ट कराना चाहिए। खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के जरिए यह वायरस बच्चे को भी इंफेक्ट कर सकता है। जो नए वायरस आते हैं उनके साथ थोड़ा समय लगता है और जीका भी नई वाली कैटेगरी में आता है, बड़ी दिक्कत करता है, बच्चे को दिक्कत कर सकता है, मां को दिक्कत कर सकता है। तो ऐसी हालत में जीका वायरस का एक प्रदेश में कुछ केस, 2 दर्जन केस पाए जाना कंसर्न का मामला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो केस पकड़ लिए गए हैं। अगर आप सर्वेलेंस से उन केसेस को पकड़ लेते हैं तो उनको आप घेर के रख सकते हैं, उनका पूरा प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये वायरस और जगह ना फैले। और वो कोविड की तरह तेज नहीं, आग की तरह नहीं फैलता है,
लेकिन खतरा ज्यादा पैदा करता है कॉम्प्लिकेशंस के रूप में। केरल में जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अब जीका वायरस की जो नई मुसीबत सामने आई है, उसे देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक टीम केरल भेजी है। हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम अब यह समझने की कोशिश करेगी कि आखिर केरल में वायरल अटैक क्यों हो रहा है। तमाम तरह की पाबंदियों के बाद भी वायरस उन इलाकों में कैसे पहुंच जाता है जिनमें अब तक इन्फेक्शन नहीं था, और इतने केसेस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा पटना से आई एक दिल दहलाने वाली खबर। पटना में सिस्टम की लापरवाही ने एक 4 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। खुले नाले में मैनहोल में गिरने से इस बच्ची की मौत हो गई है। हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्र ने बताया कि यह घटना पटना के बागमालू इलाके मोहल्ले की है। इस इलाके में 2 मैनहोल खुले हैं। इलाके के लोग नगर निगम से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मैनहोल बंद नहीं हुए और कल यह हादसा हुआ जिसका डर था। 4 साल की रोशनी मैनहोल में गिर गई। इलाके के लोगों ने बताया कि रोशनी घर के बाहर खेल रही थी, खेलते खेलते मैनहोल में गिरी। जब काफी देर तक बच्ची का पता नहीं चला तो लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। एक महिला को मैनहोल के पास रोशनी की चप्पल दिखी। मैनहोल में देखा तो बच्ची कीचड़ में गिरी हुई थी, लेकिन जब तक उसे निकालते, हॉस्पिटल ले जाते, तब तक काफी देर हो चुकी थी। रोशनी की मौत के बाद अब लोगों ने नगर निगम और काउंसिलर के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। रोशनी की मां ने कहा कि अगर मैनहोल बंद होते तो उनकी बेटी सही सलामत होती। हम उस समय गिरजा हॉस्पिटल गए हुए थे, बच्चा घर में थी और बाहर गई, गिर गई, किसी को भी पता नहीं चल पाया, इसलिए वह खत्म हो गई। मेरी बच्चा बहुत प्यारी थी, उसी बच्चे कहीं न मिलेगी। अल्लाह, इतने अच्छे बच्चे थे। कोई मोहल्ले वाले पड़ोसी ले गए गिरजा हॉस्पिटल में, बेड हुआ, हम देखा कि खत्म हो गया, खत्म हो गई। डॉक्टर आले लगा के चेक ही कर रहे हैं, बस वो तो खत्म थी, जाते जाते खत्म थी। आपको तो हमेशा डर लगता होगा क्योंकि आपके घर के सामने एक बड़ा नाला खुला हुआ है, कुछ दूरी पर एक और नाला खुला हुआ है, लगातार नाले खुले हुए हैं। सब नाले बहुत बेकार है, इतने ही बेकार है, इतने गली बेकार, गली में चम्मड़ भी बहुत बेकार है। गली के चम्मड़ में बच्चे लोग गिरती है तो पास का देखते हैं तो जल्दी से निकाल लेते हैं, मगर गली कभी बन नहीं पा रहा। बच्चे की जान चली गई, अब दूसरा तीसरा भी कहा कैसे बचेगा, गली नहीं बनेगा तो। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में एक बच्ची की मौत कोई छोटी बात नहीं है। उस मां के बारे में सोचिए जिसकी बच्ची मैनहोल में डूबकर मर गई, उसकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई। मुझे पता लगा कि पटना में करीब 6,500 मैनहोल हैं और इनमें से करीब 1,000 मैनहोल्स ऐसे हैं जो खुले हुए हैं। बारिश का मौसम है, कई बार पानी भर जाता है, लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। मुझे लगता है मैनहोल की समस्या को सुलझाना हर राज्य के लिए, हर मुख्यमंत्री के लिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बार बार खबरें आती हैं और बार बार इसी तरह दुख होता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।